दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम चालू करेंगे हिंदी के विविध प्रश्नों का भाग एक, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी के विविध प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपसे हिंदी विषय में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके, देखिए, ज्ञान प्रकाश शास्त्री, स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय और पंडित चमुपति। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और आप जान लीजिए वर्ष है 1828। याद रखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कोलकाता में किया था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में हुई। और रामकृष्ण मिशन 1897 में जो है दोस्तों, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? देखिए, मिस्टर ह्यूम, महात्मा गांधी, सिस्टर निवेदिता या एनी बेसेंट। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। दोस्तों भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रचारक एनी बेसेंट थी और इस संस्था की स्थापना मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। और भारत में इसकी शाखा मद्रास में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है। तो उत्तर है आगरा में। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है। और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी संस्थान एक उच्चतर शैक्षिक और शोध संस्थान है। पूरे भारत में हिंदी भाषा के शिक्षण को सबल आधार देने के उद्देश्य से 19 मार्च 1960 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने एक स्वायत्त शासी संस्था केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का गठन किया। और 1 जनवरी 1963 को अखिल भारतीय हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय किया गया। और आप जान लीजिए 29 अक्टूबर 1963 को संपन्न परिषद की गोष्ठी में केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर केंद्रीय हिंदी संस्थान कर दिया गया। और केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। और मुख्यालय के अतिरिक्त इसके 8 केंद्र हैं: दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके, आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति या रीति काव्य की भूमिका। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, रस सिद्धांत। दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक रहे हैं। रस सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था थी और उन्हें उनकी पुस्तक रस सिद्धांत, जो कि आलोचनात्मक ग्रंथ है, उसके लिए 1965 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामदरस मिश्र को उनकी कृष कृत पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, आग की हंसी। दोस्तों रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य संसार के बहुआयामी रचनाकार हैं। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध जैसी प्रमुख विधाओं में तो लिखा ही है। आत्मकथा, सहचर है समय, यात्रा वृत्त और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी रचना आग की हंसी कविता संग्रह के लिए इन्हें 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनकी अन्य रचनाओं में बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी होंठ पर, आंखें नम हैं, ये सभी रामदरस मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा, विश्व मिथक सरित सागर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शन डी देख लीजिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 का पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को उनकी साहित्यिक समालोचना विश्व मिथक सरित सागर पर
प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ? देखिए, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। और आप जान लीजिए दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है और ये यथार्थवादी नाटक है। 3 खंड के इस नाटक का प्रकाशन 1958 में किया गया था और इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। इस नाटक को 1959 में सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलाश बाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? देखिए, देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर या फिर पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हवा में हस्ताक्षर। दोस्तों, हवा में हस्ताक्षर कैलाश बाजपेयी का कविता संग्रह है। इसे वर्ष 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी, 1961 में। और आप देखिए, जो चारों ऑप्शन जो हैं इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। दोस्तों, जान लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत का सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार है। इसकी स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक साहू जैन परिवार यानी साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा 1961 में की गई थी और इस पुरस्कार को सबसे पहले 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को उनकी साहित्यिक कृति ओटस्ट कुकल यानी बांसुरी के लिए दिया गया। और प्रश्न में पुरस्कार की स्थापना पूछा गया है। विकल्प में प्रथम पुरस्कार प्रदान करने का वर्ष मौजूद है, कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2013 का केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती को दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो संबंधित प्रश्न है आप देख लीजिए। इसमें आपसे पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप जान लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था या इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जबकि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, ये है संपूर्ण रचना कर्म। दोस्तों, आप जान लीजिए नरेश मेहता को किसी एक रचना के लिए नहीं बल्कि उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए साहित्यिक सेवाओं में विशेष योगदान के लिए 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और नरेश मेहता दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया है। रागात्मकता, संवेदना और उदात्तता उनकी सर्जना के मूल तत्व हैं जो प्रकृति और समूची सृष्टि के प्रति उत्सुक बनाते हैं। आर्ष परंपरा और साहित्य को नरेश मेहता के काव्य से नई दृष्टि मिली है और इनकी प्रमुख कृतियों में अरण्या, उत्तर कथा, एक समर्पित महिला, कितना अकेला आकाश, चैत्या, दो एकांत, धूमकेतु, एक श्रुति, पुरुष, प्रतिश्रुति, प्रवाद पर्व, बोलने दो चीड़ को और यह पथबंधु था, हम अनिकेतन आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? देखिए दोस्तों, दिनकर, पंत, अज्ञे या सुरेंद्र वर्मा। तो सही उत्तर है सुरेंद्र वर्मा को। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं यानी 22 भाषाओं में से किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रानंदन पंत थे। इन्हें ये पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए, 1978 में अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए
1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए और 1992 में याद रखिएगा नरेश मेहता को, वर्ष 1999 में निर्मल वर्मा को, 2005 में कुंवर नारायण को, 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से और 2013 में केदारनाथ के समस्त रचनाओं हेतु और 2017 में कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अब तक याद रखिएगा कि 11 हिंदी रचनाकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और अमृता प्रीतम को पंजाबी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है, आपको बताना है। देखिए कामायनी, पल्लव, परिमल या चिदंबरा। तो सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदंबरा, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। अगला प्रश्न है दोस्तों महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या निर्मल वर्मा। तो सही उत्तर है नागार्जुन को। अगला प्रश्न है दोस्तों आप देख सकते हैं वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है। तो सही उत्तर है प्रसिद्ध महिला कथा और उपन्यास लेखिका कृष्णा सोबती को 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार कौन नहीं है। देखिए महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप जान लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार को दिया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन हैं। तो ऑप्शन देखिए रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या नरेश मेहता। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर है उर्वशी। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक कौन है। तो सही उत्तर है दोस्तों आप देख सकते हैं मोहनलाल बाबुलकर, ऑप्शन सी सही उत्तर है मोहनलाल बाबुलकर दोस्तों गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं और इस कृति का प्रकाशन 1964 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सौजन्य से हुआ था। अगला प्रश्न है पंत को किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा चिदंबरा पर। और अगला प्रश्न है निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए दोस्तों अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, अमृता प्रीतम या कृष्णा सोबती। तो सही उत्तर है क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों धूमिल को उनकी किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उत्तर है कल सुनना मुझे। दोस्तों धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए 1979 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन से हैं। ऑप्शन देखिए कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। दोस्तों उत्तर कबीर और अन्य कविताएं केदारनाथ सिंह की कृतियां हैं जिसका प्रकाशन 1995 में हुआ और इस रचना पर इन्हें वर्ष 1997 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। इन्हें वर्ष 2013 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों केदारनाथ सिंह के अन्य काव्य संग्रह में अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, टॉल्स्टॉय और साइकिल हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी गद्य कृतियों में कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द केदारनाथ सिंह की
गद्य कृतियां हैं। इसके अलावा केदारनाथ सिंह ने संकल्प कविता दशक में हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित हुई तनी हुई प्रत्यंचा, 20वीं शताब्दी की रूसी कविताएं और ताना बाना ये स्वाधीनता के बाद की भारतीय कविताओं का संकलन पुस्तकों का संपादन भी किया है। और 19 मार्च 2018 को केदारनाथ सिंह का नई दिल्ली में निधन हो गया। अगला प्रश्न है टॉल्स्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो उत्तर है केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है दोस्तों, टॉल्स्टॉय और साइकिल। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, लीलाधर जोगड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया था? तो उत्तर है जितने लोग उतने प्रेम। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा, लीलाधर जगूड़ी को वर्ष 2018 का व्यास सम्मान उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। और व्यास सम्मान के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। प्रथम रामविलास शर्मा को 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी कृति के लिए, दूसरा शिव प्रसाद सिंह को 1992 में नीला चांद के लिए, तीसरा 2019 का व्यास सम्मान नासिरा संप्रमा को कागज की नाव उपन्यास के लिए, 2020 का व्यास सम्मान शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए, और 2021 का व्यास सम्मान असगर बजाहत को महाबली नाटक कृति के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो देखिए, भारत भारती, ज्ञानपीठ, सरस्वती या व्यास सम्मान। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत भारती पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। और ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। जगदीश गुप्त को 1998 ईस्वी का भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था, न कि 1997 में। और अब तक भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में देखिए, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री, नामवर सिंह, परमानंद श्रीवास्तव, रामधरश मिश्र, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, महीप सिंह, कैलाश वाजपेयी, गोविंद मिश्र, गोपाल दास नीरज, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर आनंद प्रकाश दिस्थे, डॉक्टर रमेश चंद शाह और डॉक्टर उषा किरण खान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उत्तर है सेक्सरिया पुरस्कार। दोस्तों आप जान लीजिए, नीरजा काव्य संग्रह के लिए छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा को सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका को किस लेखिका को सम्मानित किया गया था? तो 2018 में दोस्तों चित्रा मुद्गल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और चित्रा मुद्गल का जो उपन्यास था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए दिया गया था 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी, आप जान लीजिए। और प्रथम अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू थे। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को टोकरी में दिगंत काव्य संग्रह के लिए, और 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को काव्य रचना के लिए दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है आपके दोस्तों कि दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस या लंदन में। तो सही उत्तर आपका है नागपुर में। दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर भारत में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन नाट्य मंच IPTA की स्थापना कब हुई है? तो उत्तर है दोस्तों भारतीय जन नाट्य मंच यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना 25 मई 1943 को बम्बई में हुई थी। तो याद रखिएगा 1943।
और विकल्प में कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, इसकी स्वर्ण जयंती या 50वां स्थापना वर्ष 1993 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। इप्टा का नामकरण सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने किया था और इप्टा का प्रतीक चिन्ह सुप्रसिद्ध चित्रकार चित्त प्रसाद कृत की कृति नगाड़ा वादक है, जो संचार के सबसे प्राचीन माध्यम को याद दिलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में नावक का अर्थ क्या है? देखिए, नायक, बहेलिया, नाविक या नाव का। तो उत्तर है दोस्तों, हिंदी साहित्यकार सुधीर पचौरी ने 28 अगस्त 2012 को livehindustanCom के एक साक्षात्कार वार्ता में प्रस्तुत दोहे के अर्थ को समझाते हुए कहा है, यहाँ नावक का मतलब नाविक नहीं, नावक यानी तीरंदाज होता है। छोटा सा तीर, घाव गंभीर, यही काव्य कला है। कहीं कहीं पर कुछ विद्वानों ने नावक का अर्थ नाविक भी बताया है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर बहेलिया दिया था। स्पष्ट न होने के कारण उत्तर कुंजी को इस प्रश्न को उत्तर कुंजी से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? ऑप्शन देखिए, भामह, राजशेखर, रुइयक या आनंदवर्धन। तो सही उत्तर है रुइयक ने। दोस्तों, साहित्य शब्द का प्रयोग रुइयक ने 11वीं शताब्दी में अपने दूसरे ग्रंथ साहित्य मीमांसा में साहित्य शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ ने इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य भरत मुनि के नाटक में अभिप्राय को किस वेद से लिया गया माना है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सही उत्तर है भरत मुनि के नाटक नाट्यशास्त्र में अभिप्राय जो है ये यजुर्वेद से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, कौन सा? इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है और इसके प्रारंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो महाकाव्य के लक्षणों में जो नहीं है वो ये है कि इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये महाकाव्य के लक्षण नहीं हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि महाकाव्य में सभी रस प्रधान रस के रूप में नहीं होते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है, प्रायः इसका आरंभ महाप्राण वर्ण से होता है और इसमें सभी नाट्य संधियां होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रंथ में कलचुर्य राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? तो आप जान लीजिए, सही उत्तर है कुवलय माला कथा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कुवलय माला कथा दोस्तों उद्योतन सूर्य के द्वारा रचित है। इसमें 3री शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक के अपभ्रंश काव्य का वर्णन है और इस ग्रंथ में कलचुर्य राजवंश के सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? ऑप्शन है त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत या संखनी। तो सही उत्तर है वक्रनाली। दोस्तों, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय त्रिकुटी, राजदंत और संखनी है। ये हठ योग के अंतर्गत आता है और वक्रनाली से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। दोस्तों, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का शोध ग्रंथ है जो कि अंग्रेजी भाषा में है। इसका हिंदी रूपांतर हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इनका जन्म 1902 में लैंसडाउन, गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय से संबंधित है, आपको बताना है। देखिए, शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग से, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय या प्राविधिक शिक्षा विभाग। तो सही उत्तर है, याद रखिएगा, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। दोस्तों, 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करके असांविधिक साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय पर होने के कारण केंद्र सरकार के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व भी
गृह मंत्रालय को सौंपा गया। 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और केंद्र राज्य के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया और अनुवाद में सरलता, सहजता और शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए ये ब्यूरो वर्ष 1973 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? तो आप जान लीजिए, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों दोनों में अत्यधिक विषमता है। हीनयान और महायान में चरम लक्ष्य के विचार को लेकर विरोध है। हीनयान का चरम लक्ष्य अरहता पद की प्राप्ति है, जबकि महायान का चरम लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः कैसा है? आपको बताना है। देखिए, आध्यात्म परक, विकास परक, इसके अलावा यथार्थ परक या अनुसंधान परक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अध्यात्म परक। दोस्तों इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी रहा है, इसलिए उसमें भौतिक जगत की स्थूल घटनाओं को भी आध्यात्मिक तत्वों, प्रवृत्तियों के अनुसंधान की प्रवृत्ति रही है और भारतीय सभ्यता में प्रायः सामाजिक तत्वों की अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। यहाँ के प्राचीन इतिहासकारों ने अतीत की व्याख्या भी इसी दृष्टिकोण से की है। अगला प्रश्न है, सुरति से क्या आशय है? उन्माद, विरक्ति, ध्यान या आनंद का अनुभव? तो सही उत्तर है ध्यान। दोस्तों सुरति निरति का संयुक्त प्रयोग सबसे पहले नाथपंथी रचनाओं में मिलता है। इसका महत्व संत साहित्य के अंतर्गत बहुत माना गया है। सिद्धों में सुरति शब्द मिलता है, लेकिन सुरति निरति दोनों शब्दों का अर्थ ये जो है सिद्ध साहित्य में उपलब्ध नहीं होता है। डॉक्टर बड़थवाल सुरति शब्द की उत्पत्ति स्मृति शब्द से मानते हैं। आचार्य छित मोहन सेन ने सुरति का अर्थ प्रेम और निरति का वैराग्य माना है। हिंदी में सुरति के कई अर्थ हैं, प्रेम कीड़ा और स्मृति। संतों ने सुरति का प्रयोग निसंदेह नाथ योगियों के शब्द सुरति योग के अर्थ में किया है। और आप जान लीजिए, सुरति साधना मानसिक साधना है, अजपा जाप है, लय योग्य है, यही ध्यान योग है और इसके द्वारा साधक आंतरिक अवस्थाओं का पर्यवेक्षण कर उपलब्ध ज्ञान द्वारा परम तत्व का साक्षात्कार करता है, जिससे उसे आत्मदर्शन की उपलब्धि होती है। विद्वानों में सुरति शब्द पर पर्याप्त मतभेद है। कबीर के मतानुसार सुरति शब्द योग महारस का आस्वादन कराने का साधन है। गोरखबानी में सुरति को साधन और निरति को सिद्धि कहा गया है। निरति का अर्थ वैराग्य वृत्ति नहीं। डॉक्टर राधिका प्रसाद त्रिपाठी ने सुरति का अर्थ ध्यान बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? देखिए, साहित्य, कला, कल्पना या जीविकोपार्जन? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है और साहित्यतर मानक भाषा को ही प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं, जो विशेष भाषा समुदाय के समस्त जीवन संदर्भों को निश्चित शब्दों और वाक्य संरचना के द्वारा अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। भाषिक उपादेयता एवं विशिष्टता का प्रतिपादक प्रयोजन मूलक भाषा से होता है। प्रयोजन मूलक भाषा रोजाना व्यवहार, दैनिक कामकाज आदि में प्रयुक्त होने वाली सामान्य बोलचाल की भाषा से निश्चय ही भिन्न है, जिसे पढ़ना पढ़ाना वर्तमान युग की एक अनिवार्य आवश्यकता है। ये वो भाषा है जिसके विविध रूपों को अधिकार के साथ आत्मगत करने से जीविकोपार्जन का अच्छा सा साधन पा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला की सहायता से हम लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का प्रयास प्राप्त करते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नागेंद्र या डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो सही उत्तर है ये कथन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है, जो कहते हैं कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का प्रयास प्राप्त करते हैं। और ये हिंदी साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुरातत्व को आधार बनाकर हिंदी निबंध में अपने ज्ञान को अभिव्यक्त किए हैं। दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रहों में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति और भारत की एकता हैं। इन्होंने जयश्रीकृत पद्मावत महाकाव्य की संजीवनी व्याख्या भी किया है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? देखिए, ब्रज भाषा,
कन्नौजी, अवधी या बुंदेली? तो सही उत्तर है दोस्तों कौन सा? याद रखिए ये हैं बुंदेली। और आप जान लीजिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ईसुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के मेढकी गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम हरताल ईसुरी है। ईसुरी भारतेंदु युगीन कवि हैं जो फाग के लिए जाने जाते हैं। इनकी भाषा बुंदेली है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के लिए हिंदी के विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।